प्रस्तावना व्यापक सोच की नींव। लेखक एक सशक्त विचार के साथ शुरुआत करते हैं। किसी व्यक्ति की सफलता का पैमाना उसकी सोच के आकार पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्ति अपनी अक्षमता के कारण नहीं, बल्कि भय, संदेह और स्वयं द्वारा बनाई गई सीमाओं के कारण अपनी सफलता को सीमित कर लेते हैं। लेखक के अनुसार बड़े परिणाम प्राप्त करने के लिए बड़ी सोच की आवश्यकता होती है और छोटी सोच से केवल छोटे परिणाम ही मिलते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य पाठक के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करना है। यह दर्शाना है कि सफलता प्रतिभा, शिक्षा या पृष्ठभूमि से कहीं अधिक मानसिकता और विश्वास पर निर्भर करती है। लेखक बताते हैं कि विश्वास एक उत्प्रेरक का काम करता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के संभव होने पर दृढ़ विश्वास रखता है, तो उसका मन रचनात्मकता, ऊर्जा, साहस और सूझबूझ को सक्रिय कर देता है। विश्वास कमजोर होने पर मन निष्क्रिय हो जाता है। हर उपलब्धि, चाहे वह करियर में हो, रिश्तों में हो या व्यक्तिगत जीवन में, अपने आसपास की सीमाओं से परे सोचने के निर्णय से शुरू होती है। यह पुस्तक उस विस्तार को विकसित करने का तरीका सिखाती है। प्रस्तावना इस बात को याद दिलाते हुए समाप्त होती है कि सफलता केवल कुछ प्रतिभाशाली लोगों के लिए ही नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो अपने चिंतन के दायरे को व्यापक बनाने, अनुशासित कार्य करने और स्वयं को अपनी वर्तमान कल्पना से कहीं अधिक हासिल करने में सक्षम मानने के लिए तैयार हैं। अध्याय 1, विश्वास की शक्ति। सफलता की शुरुआत मन से क्यों होती है? लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत से करते हैं। विश्वास ही सभी उपलब्धियों का आधार है। लेखक के अनुसार विश्वास केवल प्रदर्शन को प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि उसे निर्धारित भी करता है। जब कोई व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वह कुछ हासिल कर सकता है, तो वह ऐसी मानसिक शक्तियों को सक्रिय करता है जो उसे प्रगति की ओर ले जाती हैं। विश्वास की अनुपस्थिति में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी संकोच और भय से बंधा रह जाता है। लेखक समझाते हैं कि विश्वास एक मानसिक खाके की तरह काम करता है। यह अपेक्षाओं को आकार देता है, व्यवहार को निर्देशित करता है और किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रयास के स्तर को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति मानता है कि वह उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम है, तो वह चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करता है। लेकिन यदि वह मानता है कि सफलता उसकी पहुंच से बाहर है, तो वह शुरुआत करने से पहले ही अवसरों से पीछे हट जाता है। सफलता या असफलता की कहानी अक्सर किसी भी बाहरी कार्रवाई से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी होती है। पूरे अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वास केवल कोरी कल्पना नहीं है। यह अनिश्चितता के बावजूद अपनी क्षमता पर भरोसा करने का एक अनुशासित निर्णय है। इस प्रकार का विश्वास मन को मजबूत करता है और कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बिना व्यक्ति अपने आराम के दायरे में सिमट जाते हैं और परिस्थितियों को अपनी सीमाएं तय करने देते हैं। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू आत्मपूर्ति भविष्यवाणी की अवधारणा है। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह सफल होगा, तो वह ऐसे व्यवहार करता है जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। वह अधिक गहन तैयारी करता है, लंबे समय तक दृढ़ रहता है और असफलताओं से जल्दी उबर जाता है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति असफल होने की आशंका रखता है, तो वह सावधानी बरतता है, जोखिम से बचता है और जल्दी हार मान लेता है। उसका यह विश्वास ही उसके परिणाम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। लेखक यह दर्शाता है कि विश्वास किस प्रकार संचार, उपस्थिति और नेतृत्व को प्रभावित करता है।
जो लोग स्वयं पर विश्वास रखते हैं वे दृढ़ निश्चय के साथ अपने विचार व्यक्त करते हैं। वे अपने आत्मविश्वास से दूसरों को प्रेरित करते हैं। उनकी क्षमताओं पर उनका भरोसा संक्रामक हो जाता है। इसके विपरीत कमजोर विश्वास वाले लोग अक्सर संकोच से बोलते हैं, सुझाव देने से हिचकते हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्वों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विश्वास की शुरुआत आत्मछवि से होनी चाहिए। लेखक के अनुसार व्यक्ति अपने आप को जिस रूप में देखता है उससे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति खुद को औसत दर्जे का मानता है तो वह उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। यदि वह खुद को सक्षम, मूल्यवान और अवसर का हकदार मानता है तो वह स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। बड़ा सोचने के लिए व्यक्ति को पहले खुद को बड़े परिणामों के योग्य समझना होगा। लेखक पाठकों को दूसरों द्वारा लगाए गए नकारात्मक लेबलों को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कई लोग अपने आसपास के लोगों की आलोचनाओं, शंकाओं या कम अपेक्षाओं को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। ये बाहरी आवाजें आंतरिक सीमाओं का निर्माण करती हैं। लेखक पाठकों से आग्रह करता है कि वे इन आवाजों को सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदले जो भय के बजाय संभावनाओं को दर्शाते हैं। यह अध्याय एक सशक्त विचार के साथ समाप्त होता है। विश्वास समाधान के लिए दिमाग खोलता है। जब कोई व्यक्ति सचमुच मानता है कि कुछ किया जा सकता है तो उसका मस्तिष्क उसे पूरा करने के तरीके खोजने लगता है। रचनात्मकता जागृत होती है, प्रेरणा बढ़ती है, क्षमता का विस्तार होता है। इसके विपरीत अविश्वास दिमाग को बंद कर देता है। यह कल्पना को अवरुद्ध करता है और अवसरों के द्वार बंद कर देता है। इसलिए विश्वास कोई वैकल्पिक गुण नहीं है, यह वह आधार है जिस पर सभी बड़ी सफलताएं टिकी होती हैं। अध्याय 2 बहानेबाजी पर विजय। सफलता को कम करने वाली मानसिक बीमारी को दूर करना। इस अध्याय में लेखक एक सशक्त विचार प्रस्तुत करते हैं। अधिकांश लोग अपनी क्षमता की कमी के कारण असफल नहीं होते। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहानेबाजी को अपनी सोच पर हावी होने देते हैं। लेखक इस स्थिति को बहानेबाजी की बीमारी कहते हैं, एक मानसिक रोग जो छोटी सोच रखने, जिम्मेदारी से बचने और महत्वाकांक्षा को त्यागने के लिए तर्कसंगत प्रतीत होने वाले औचित्य प्रदान करके क्षमता को नष्ट कर देता है। लेखक बताते हैं कि बहाने इसलिए विश्वसनीय लगते हैं क्योंकि वे अहंकार की रक्षा करते हैं। ये बहाने व्यक्तियों को आंतरिक कमियों का विश्लेषण करने के बजाय बाहरी शक्तियों को दोष देकर असुविधा, भय या चुनौती से बचने का अवसर देते हैं। फिर भी हर बहाना, चाहे वह कितना भी सधा हुआ क्यों न हो, अंततः एक ही परिणाम की ओर ले जाता है, ठहरा। धनी, सफल और अत्यंत प्रभावी लोग वास्तविकता का सामना करके और टालमटोल के बजाय कार्रवाई को चुनकर बहानों से ऊपर उठते हैं। इस अध्याय में बहानेबाजी की सबसे सामान्य श्रेणियों की पहचान की गई है और यह बताया गया है कि कैसे इनमें से प्रत्येक श्रेणी चुपचाप किसी व्यक्ति की बड़े पैमाने पर सोचने की क्षमता को सीमित करती है। पहली समस्या है स्वास्थ्य संबंधी बहानेबाजी, यानी यह कहने की प्रवृत्ति कि अगर मेरा स्वास्थ्य बेहतर होता तो मैं और भी अधिक प्रयास करता। लेखक बताते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले सफल लोग अक्सर उन लोगों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिन्हें कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि वे शिकायत करने के बजाय दृढ़ संकल्प को चुनते हैं। वे समझते हैं कि ऊर्जा तब बढ़ती है जब मन भय के बजाय लक्ष्य पर केंद्रित होता है।
कमजोर सोच वाले लोग अपनी सीमाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और अपनी सहन शक्ति को कम आंकते हैं। स्वास्थ्य को विकास के अवरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रूप है बुद्धिहीनता का बहाना। कई लोग मानते हैं कि वे सफल होने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं। लेखक का तर्क है कि सफलता जन्मजात बुद्धि से कहीं अधिक दृष्टिकोण, दृढ़ता और सीखने की इच्छा पर निर्भर करती है। जो लोग अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं वे शायद ही कभी खुद को चुनौती देते हैं। इससे वे उन कौशलों को खोज पाने से वंचित रह जाते हैं जिन्हें वे मेहनत से हासिल कर सकते हैं। धनी और सफल व्यक्ति लगातार यह मान लेते हैं कि वे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सीख सकते हैं। तीसरी समस्या है उम्र को बहाना बनाना, जो दो रूपों में सामने आती है। मैं बहुत बूढ़ा हूं और मैं बहुत जवान हूं। लेखक का कहना है कि उम्र तभी बाधा बनती है जब कोई इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल करता है। कई लोग जीवन में बाद में महानता हासिल करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव का बुद्धिमानी से उपयोग किया। वहीं कुछ लोग कम उम्र में ही सफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा का साहसपूर्वक उपयोग किया। निर्णायक कारक उम्र नहीं बल्कि मानसिकता है। चौथा बहाना है भाग्य का बहाना। इस बहाने से ग्रस्त व्यक्ति दूसरों की सफलता को संयोगवश हुई घटना मानकर अपनी प्रगति में आई कमी को दुर्भाग्य समझते हैं। यह मानसिकता उन्हें उस मेहनत, अनुशासन और फैसलों को स्वीकार करने से रोकती है जो वास्तव में परिणाम लाते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग परिणामों को भाग्य से जोड़ते हैं वे कभी भी अपने जीवन पथ की जिम्मेदारी नहीं लेते। सफल लोग अपनी परिस्थितियों को आकार देने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। पूरे अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि बहानेबाजी खतरनाक है क्योंकि इससे आराम मिलता है। बहाने इंसान को अपने आराम क्षेत्र में रहने देते हैं, जिससे बदलाव के साथ आने वाली असुविधा से बचा जा सकता है। लेकिन आराम विकास का दुश्मन है। बड़ा सोचने के लिए इन बहानों का सामना करना, उन्हें तोड़ना और उनकी जगह सशक्त विश्वासों को अपनाना जरूरी है। लेखक एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी सीमाओं को छिपाते हुए सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक बहाने बने रहेंगे, प्रगति नहीं हो सकती। बहानेबाजी को खत्म करने के लिए व्यक्तियों को औचित्य के बजाय ईमानदारी को चुनना होगा। उन्हें अपने सोचने के तरीकों का विश्लेषण करना होगा। स्वयं द्वारा लगाई गई सीमाओं को पहचानना होगा और जानबूझकर हर बहाने को रचनात्मक कार्रवाई से बदलना होगा। अध्याय का समापन इस बात की याद दिलाते हुए होता है कि महान विचारक अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उन्हें अपने भाग्य का निर्धारण करने की शक्ति नहीं देते। बहानेबाजी को त्याग कर वे बड़ी संभावनाओं की कल्पना करने, बड़े लक्ष्यों का पीछा करने और सफलता के उन स्तरों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जो पहले उनके लिए अप्राप्य थे। अध्याय 3 आत्मविश्वास बढ़ाना और भय को नष्ट करना। बड़े चिंतन की नींव इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास कोई प्रतिभा नहीं बल्कि एक आदत है जो सचेत प्रयासों और आत्मनिर्देशित चिंतन से विकसित होती है। दूसरी ओर भय तब बढ़ता है जब मन अतिरंजित परिणाम गढ़ता है या सबसे बुरे हालातों की कल्पना करता है। बड़ा सोचने के लिए व्यक्ति को आत्मविश्वास को मजबूत करना और भय को कमजोर करना सीखना चाहिए। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि भय प्रगति का शत्रु है और आत्मविश्वास सफलता का ईंधन है।
अध्याय की शुरुआत इस कथन से होती है कि कर्म भय को दूर करता है। जब कोई व्यक्ति एक छोटा सा कदम भी आगे बढ़ाता है तो भय धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि मन को प्रगति के प्रमाण दिखाई देते हैं। इसके विपरीत संकोच भय को और बढ़ा देता है। जितना अधिक समय कोई व्यक्ति प्रतीक्षा करता है, कार्य उतना ही अधिक कठिन होता जाता है। लेखक के अनुसार प्रत्येक साहसी कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आत्मविश्वास की मनोवैज्ञानिक शक्ति का निर्माण करता है। लेखक आगे बताते हैं कि डर अक्सर आत्मसंदेह से उत्पन्न होता है। लोग अपनी क्षमता को कम आंकते हैं और इस बात पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या गलत हो सकता है। यह मानसिक पैटर्न एक चक्र बनाता है जो महत्वाकांक्षा को सीमित करता है। सफल व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक विचारों, रचनात्मक व्याख्याओं और सशक्त बनाने वाली अपेक्षाओं से पोषित करके इस चक्र को तोड़ते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा पूछने के बजाय वे पूछते हैं अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा। मानसिक दृष्टिकोण में यह बदलाव व्यवहार को बदल देता है। इस अध्याय में प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि भय पर स्मृति के प्रभाव को दर्शाती है। लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अनेक भय अतीत में मिली अस्वीकृतियों, असफलताओं या शर्मनाक अनुभवों से उत्पन्न होते हैं। ये स्मृतियां मानसिक अवरोध बन जाती हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती हैं। महान विचारक जानबूझकर इन स्मृतियों को नई स्मृतियों से बदल देते हैं। साहस की स्मृतियां, छोटी छोटी जीत और प्रगति के क्षणों की स्मृतियां। समय के साथ ये सकारात्मक संदर्भ पहचान को नया आकार देते हैं। लेखक यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा व्यवहार करता है। शारीरिक मुद्रा, बोलने का लहजा, आंखों का संपर्क और उपस्थिति, ये सभी बातें व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को प्रभावित करती हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार का अभ्यास करता है तो मन शरीर के अनुरूप ढल जाता है। इससे एक चक्र बनता है। आत्मविश्वास से कार्य करना, आत्मविश्वास महसूस करना और अधिक आत्मविश्वास से कार्य करना। व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव भी आत्मबोध में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। इस अध्याय में भय पर आधारित अतिशयोक्ति के खतरे पर भी चर्चा की गई है। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर वास्तविकता से कहीं अधिक बुरे परिणामों की कल्पना करते हैं। वे मानसिक आपदाओं का निर्माण कर लेते हैं जो उन्हें तर्कसंगत जोखिम उठाने से रोकती हैं। इससे निपटने के लिए सफल व्यक्ति समस्याओं को प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करते हैं और एक एक करके उनका सामना करते हैं। इससे तनाव कम होता है और स्पष्टता वापस आती है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा तैयारी का महत्व है। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब कोई व्यक्ति सीखने और सुधार करने में वास्तव में प्रयास करता है। लेखक का कहना है कि तैयारी आत्मविश्वास बढ़ाने के सबसे विश्वसनीय साधनों में से एक है। जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि उसने पढ़ाई, अभ्यास और तैयारी कर ली है तो डर कमजोर पड़ जाता है। लेखक कल्पना पर नियंत्रण के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। मन भय उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यह साहस भी उत्पन्न कर सकता है। धनी और सफल व्यक्ति अपनी कल्पना का उपयोग सफलता की कल्पना करने के लिए करते हैं, मौजूदगी के क्षण से पहले ही खुद को सफल होते हुए देखने के लिए। यह मानसिक पूर्वाभ्यास मस्तिष्क को सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करने के लिए तैयार करता है, जिससे भय कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आत्मविश्वास सोच समझकर किए गए चुनाव से बनता है। व्यक्ति को बोलने का चुनाव करना चाहिए, पहला कदम उठाने का चुनाव करना चाहिए। अस्वीकृति के बाद फिर से प्रयास करने का चुनाव करना चाहिए। ये चुनाव धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आत्मविश्वास स्वाभाविक हो जाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हर कोई कहीं न कहीं से शुरुआत करता है। कोई भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जीवन शुरू नहीं करता। यह बार बार डर का सामना करने से अर्जित होता है। अध्याय का समापन एक स्पष्ट संदेश के साथ होता है। भय का सामना करने पर वह क्षीण हो जाता है। आत्मविश्वास का अभ्यास करने पर वह बढ़ता है। महान विचारक आत्मविश्वास के प्रकट होने की प्रतीक्षा नहीं करते, वे इसे कर्म, तैयारी और मानसिक अनुशासन के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। भय को नियंत्रित करना और आत्मविश्वास विकसित करना सीखकर कोई भी व्यक्ति बड़े सपने देखने और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4 अपने बारे में बड़ा सोचना। अपने लक्ष्यों के अनुरूप अपने आत्ममूल्य को बढ़ाना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि किसी व्यक्ति की सफलता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान के स्तर से निर्धारित होती है। लेखक के अनुसार व्यक्ति का उत्थान उसके आत्मसम्मान के अनुरूप होता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण, सक्षम और बेहतर अवसरों का हकदार मानता है तो उसके कार्यों में स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षा झलकती है। वहीं जब वह स्वयं को साधारण या महत्वहीन समझता है तो उसका व्यवहार संकीर्ण, संकोचपूर्ण और आसानी से हतोत्साहित होने वाला हो जाता है। अध्याय की शुरुआत इस बात पर जोर देते हुए होती है कि बड़ी सोच आत्मसम्मान से उत्पन्न होती है। जो लोग स्वयं को महत्व देते हैं वे अपने कौशल, रूपरंग, संचार और आदतों को बेहतर बनाने में निवेश करते हैं। वे अपने समय और क्षमता को सार्थक मानते हैं। इससे एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आधार बनता है जो उच्च स्तर के अवसरों को आकर्षित करता है। लेखक बताते हैं कि कम आत्मसम्मान वाले लोग अक्सर अनजाने में अपनी योग्यता से कम स्वीकार कर लेते हैं। कम वेतन, कम पहचान, कम अवसर, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इससे अधिक के योग्य नहीं हैं। इस अध्याय में प्रस्तुत एक प्रमुख विचार है लोगों द्वारा स्वयं पर लगाया गया आंतरिक मूल्य। यह अदृश्य मूल्य निर्धारित करता है कि वे क्या मांग सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं या क्या स्वीकार कर सकते हैं। धनी और सफल व्यक्ति स्वयं पर उच्च मूल्य लगाते हैं, अहंकार से नहीं बल्कि इस समझ से कि उनका समय, कौशल और योगदान मायने रखते हैं। अभावग्रस्त मानसिकता वाले लोग स्वयं को कम आंकते हैं, जिसके कारण वे अपनी क्षमता से बहुत नीचे की स्थितियों में फंसे रहते हैं। लेखक आत्मसंवाद के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। व्यक्ति जिस तरह से स्वयं से बात करता है उसी से उसकी आंतरिक पहचान बनती है। जब कोई व्यक्ति बार बार खुद को सक्षम, बुद्धिमान और योग्य बताता है तो अवचेतन मन इसे सत्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। वहीं नकारात्मक आत्मसंवाद ऊर्जा, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को कम कर देता है। महान विचारक अपने आंतरिक संवाद पर ध्यान देते हैं और जानबूझकर सशक्त विचारों का चुनाव करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिखावट आत्मसम्मान को प्रभावित करती है। लेखक दिखावे को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि पेशेवर रवैया और मेहनत को प्रोत्साहित करते हैं। जब कोई व्यक्ति सोच समझकर कपड़े पहनता है, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखता है और आत्मविश्वास से व्यवहार करता है
तो वह खुद को और दूसरों को यह संदेश देता है कि वह एक मूल्यवान व्यक्ति है। इससे आत्मसम्मान बढ़ता है और दूसरों का उसके प्रति रवैया मजबूत होता है। कम आत्मसम्मान अक्सर लापरवाही भरी दिखावट के रूप में प्रकट होता है, जिससे आत्मविश्वास और भी कमजोर हो जाता है। यह अध्याय इस बात का भी विश्लेषण करता है कि व्यवहार किस प्रकार पहचान को आकार देता है। जब कोई व्यक्ति विचारशील, उदार और जिम्मेदार व्यवहार करता है, तो वह अपनी सकारात्मक छवि को मजबूत करता है। वह खुद को सम्मान के योग्य समझने लगता है। इसके विपरीत, जब वह अपने लक्ष्यों के विपरीत कार्य करता है, जैसे देर से आना, वादे तोड़ना या जिम्मेदारी से बचना, तो उसका आत्मसम्मान कमजोर हो जाता है। महान विचारक अपने उच्चतम मानकों के अनुरूप कार्य करके अपनी पहचान की रक्षा करते हैं। लेखक बताते हैं कि दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना अत्यंत आवश्यक है। तुलना से हीन भावना और निराशा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत, महान विचारक केवल अपने पूर्व स्वरूप से ही अपनी तुलना करते हैं। वे पूर्णता को नहीं, बल्कि प्रगति को मापते हैं। यह दृष्टिकोण धीरे धीरे और स्थायी रूप से आत्मविश्वास बढ़ाता है। समय के साथ दोहराए जाने वाले छोटे छोटे सुधार आंतरिक शक्ति का विशाल स्रोत बनते हैं। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि लोग आपके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप स्वयं के साथ करते हैं। यदि आप गरिमा के साथ व्यवहार करते हैं, आत्मविश्वास से अपने विचार व्यक्त करते हैं और सार्थक सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो दूसरे भी सम्मानपूर्वक प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं या स्वयं को अनिश्चित दिखाते हैं, तो दूसरे इसे ही संकेत मान लेते हैं। दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, इसे बदलने के लिए आपको पहले स्वयं के साथ अपने व्यवहार को बदलना होगा। लेखक पाठकों को ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उनका मनोबल बढ़ाते हैं। सकारात्मक वातावरण में आत्मसम्मान बढ़ता है और नकारात्मक वातावरण में घटता है। बड़े विचारक ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उनके इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि वे और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहते हैं जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को कम आंकते हैं या उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। यह अध्याय एक स्पष्ट और सशक्त संदेश के साथ समाप्त होता है। बड़ा सोचने के लिए आपको अपने बारे में भी बड़ा सोचना होगा। खुद को मूल्यवान, सक्षम और उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखें। जब आप अपनी आत्मछवि को ऊंचा उठाते हैं, तो आपके निर्णय, अवसर और परिणाम भी उसी के अनुरूप ऊंचे हो जाते हैं। सफलता आत्मविश्वास की दिशा में बढ़ती है और एक बेहतर जीवन की ओर पहला कदम यह विश्वास करना है कि आप इसके हकदार हैं। अध्याय 5 रचनात्मक रूप से सोचने और सपने देखने के तरीके। नए अवसरों के लिए मन को खोलना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि बड़ी सफलता के लिए रचनात्मक सोच आवश्यक है। दूसरों द्वारा अनदेखी की गई संभावनाओं को देखने, नए विचार उत्पन्न करने और भय के बजाय कल्पनाशीलता से समस्याओं को हल करने की क्षमता। रचनात्मक सोच केवल कलाकारों या आविष्कार को तक सीमित नहीं है। यह एक व्यावहारिक कौशल है जो किसी को भी नियमित प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर उपलब्धि के नए रास्ते खोजने में सक्षम बनाता है। लेखक इस बात को स्पष्ट करते हुए शुरुआत करते हैं कि रचनात्मकता एक आदत है, कोई दुर्लभ प्रतिभा नहीं। लोग नए विचारों को अस्वीकार करने के बजाय उनका स्वागत करने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करके रचनात्मक बनते हैं।
लेखक के अनुसार आम आदमी स्वाभाविक रूप से सीमित सोच रखता है। यह काम नहीं करेगा, यह बहुत मुश्किल है, या मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। ये विचार किसी भी खोज की शुरुआत से पहले ही मानसिक द्वार बंद कर देते हैं। महान विचारक खुलेपन, जिज्ञासा और संभावना के साथ शुरुआत करके इस पैटर्न को उलट देते हैं। इस अध्याय का एक प्रमुख विचार यह है कि रचनात्मकता चुनौतियों के जवाब में बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का सामना करता है तो वह या तो पीछे हट सकता है या खुद से यह सवाल कर सकता है कि इसे कैसे हल किया जाए। सही सवाल पूछने से दिमाग की समस्या समाधान क्षमता सक्रिय हो जाती है। मैं इसे कैसे सफल बना सकता हूं, या इस समस्या को हल करने का दूसरा तरीका क्या है, जैसे सवाल कल्पना को जगाते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि किसी व्यक्ति के सवालों की गुणवत्ता ही उसके विचारों की गुणवत्ता निर्धारित करती है। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है। अधिकांश सीमाएं केवल मन में ही होती हैं। लोग यह मान लेते हैं कि कुछ रास्ते बंद हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दूसरों को उन रास्तों पर चलते नहीं देखा। रचनात्मक विचारक मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं। वे नियमित प्रक्रियाओं को चुनौती देते हैं। वे पुरानी परंपराओं को तोड़ते हैं। वे जिस तरह से चीजें हमेशा से होती आई हैं कि सीमाओं में बंधने से इनकार करते हैं। यह मानसिक लचीलापन उन्हें उन अवसरों को खोजने में सक्षम बनाता है जो कठोर सोच रखने वालों के लिए अदृश्य होते हैं। लेखक बताते हैं कि सुनना रचनात्मक सोच का एक शक्तिशाली साधन है। बातचीत में हावी रहने वाले लोग शायद ही कभी नए दृष्टिकोण सीखते हैं। बड़े विचारक ध्यान से सुनते हैं, विचारों को आत्मसात करते हैं और अन्य दृष्टिकोणों को नए विचारों को जन्म देने देते हैं। विविध विचारों के संपर्क में आने से रचनात्मकता समृद्ध होती है, क्योंकि यह मन को नए तरीकों से संयोजित करने के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। इस अध्याय से मिलने वाली एक और महत्वपूर्ण सीख मन को शांत रखने का महत्व है। रचनात्मकता तभी पनपती है जब मन शांत हो, तनाव मुक्त। कई महत्वपूर्ण विचार शांत क्षणों में ही आते हैं, जैसे टहलना, स्नान करना, आराम करना या साधारण दिनचर्या में लीन रहना। लेखक का कहना है कि तनाव रचनात्मकता को रोकता है, जबकि विश्राम इसे बढ़ावा देता है। महान विचारक चिंतन, मनन और मानसिक विश्राम के लिए समय निकालते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि वातावरण रचनात्मकता को कैसे प्रभावित करता है। नकारात्मक, आलोचनात्मक या संकीर्ण सोच वाले लोगों से घिरे रहने वाले लोग धीरे धीरे उन सीमाओं को आत्मसात कर लेते हैं। बड़े विचारक ऐसे वातावरण की तलाश करते हैं जो प्रयोग, साहसिक विचारों और खुले संवाद को प्रोत्साहित करे। वे ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो नवाचार को दबाने के बजाय उसे प्रेरित करते हैं। लेखक विचारों को अमल में लाने के महत्व पर भी बल देते हैं। जब विचार निष्क्रिय पड़े रहते हैं तो रचनात्मकता कमजोर पड़ जाती है। महान विचारक विचारों को कार्य योजना में बदलते हैं और इस प्रक्रिया में उनका परीक्षण, परिष्करण और सुधार करते रहते हैं। कार्य प्रक्रिया से प्रतिक्रिया मिलती है और प्रतिक्रिया से आगे रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। कमजोर विचारक अपूर्णता के भय से कार्य प्रक्रिया से बचते हैं। महान विचारक समझते हैं कि रचनात्मकता गति से बढ़ती है, ठहराव से नहीं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि रचनात्मक सोच से लाभ मिलता है। व्यापार, रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत जीवन में रचनात्मक सोच रखने वाले लोग उन जगहों पर समाधान ढूंढ लेते हैं जहां दूसरे बाधाएं देखते हैं।
वे नवाचार करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ढलते हैं और आगे रहते हैं। रचनात्मकता व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा में ऊपर उठाती है, क्योंकि वे अब पारंपरिक दृष्टिकोणों तक सीमित नहीं रहते। अध्याय का समापन इस बात की याद दिलाते हुए होता है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए सपने देखना और रचनात्मक रूप से सोचना आवश्यक है। जब कोई अपनी कल्पना का विस्तार करता है तो उसकी क्षमता भी बढ़ती है। जीवन में हर बड़ी सफलता की शुरुआत ऐसे व्यक्ति से होती है जिसने खुद को अलग तरह से सोचने की अनुमति दी। जिज्ञासा, खुलेपन, चिंतन और कर्म के माध्यम से रचनात्मकता को पोषित करके कोई भी बड़े सपने देखने के जादू को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 6 आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। विचारों के माध्यम से चरित्र का निर्माण। यह अध्याय पुस्तक के सबसे प्रभावशाली विचारों में से एक की पड़ताल करता है। लोग अपने बारे में लगातार जो विचार रखते हैं उन्हीं का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि किसी व्यक्ति का चरित्र, व्यवहार और परिणाम सब कुछ उसकी आंतरिक आत्मावधारणा से निर्धारित होता है। कोई व्यक्ति अपने बारे में क्या मानता है, यही उसके व्यवहार, उसकी वाणी और दूसरों की प्रतिक्रिया को निर्धारित करता है। अध्याय की शुरुआत इस विचार से होती है कि विजेता की तरह सोचने से विजेता जैसा व्यवहार बनता है। जब कोई व्यक्ति खुद को सक्षम समझता है तो उसके कार्यों में स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास झलकता है। वह पहल करता है, स्पष्ट रूप से संवाद करता है और चुनौतियों का दृढ़ निश्चय के साथ सामना करता है। जब कोई व्यक्ति खुद को साधारण या हीन समझता है तो उसका व्यवहार भी उसी सोच को दर्शाता है। वह झिझकता है, अपनी क्षमताओं को कम आंकता है और जिम्मेदारी या अवसर मिलने पर पीछे हट जाता है। लेखक के अनुसार लोग अक्सर अपने आंतरिक विचारों की शक्ति को कम आंकते हैं। आंतरिक विचार एक मौन लिपि बनाते हैं जो दैनिक कार्यों को नियंत्रित करती है। इन विचारों को जुबान से बोले बिना भी व्यक्ति उन्हें अपने स्वर, हाव भाव, निर्णयों और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। महान विचारक जानबूझकर ऐसे विचारों को चुनते हैं जो उनकी पहचान को सशक्त बनाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि पहचान ही भाग्य का निर्धारण करती है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि किसी व्यक्ति का पदनाम या बाहरी भूमिका उसके मूल्य को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसकी सोच ही निर्धारित करती है। दो व्यक्ति एक ही पद पर हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद को एक मूल्यवान योगदानकर्ता मानता है वह उस व्यक्ति से बेहतर प्रदर्शन करेगा जो खुद को महत्वहीन समझता है। अपने बारे में बड़ा सोचना प्रदर्शन को बढ़ाता है, जबकि छोटा सोचना उसे सीमित करता है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण विचार है उस व्यक्ति की तरह सोचना जो आप बनना चाहते हैं। लेखक पाठकों को अपने भविष्य के स्वरूप में मानसिक रूप से प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि कोई नेता बनना चाहता है तो उसे नेता की तरह सोचना शुरू करना होगा। यदि वे आर्थिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे व्यक्ति की तरह सोचना होगा जो बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से धन का प्रबंधन करता है। जब विचार बदलते हैं तो कार्य भी उसी के अनुरूप होते हैं और अंततः परिणाम भी उन्हीं कार्यों के अनुरूप होते हैं। लेखक आत्मबोध को प्रभावित करने में दिखावे की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनना, आत्मविश्वास से बोलना और अच्छे शिष्टाचार बनाए रखना आत्मसम्मान को मजबूत करता है। यह दूसरों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं को यह संकेत देने के बारे में है कि अपनी पहचान मूल्यवान है।
कम आत्मसम्मान वाले लोग अक्सर इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनमें हीनता की भावना और प्रबल हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण विषय है आत्मपेक्षा का महत्व। लोग अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ही आगे बढ़ते या पीछे हटते हैं। उच्च अपेक्षाएं उच्च प्रयास, दृढ़ता और अनुकूलनशीलता को जन्म देती हैं। निम्न अपेक्षाएं निराशा, टालमटोल और प्रयास करने के भय को जन्म देती हैं। बड़े विचारक अपने लिए महत्वाकांक्षी अपेक्षाएं निर्धारित करते हैं, इसलिए नहीं कि सफलता निश्चित है, बल्कि इसलिए कि उच्च लक्ष्य रखने से उनके सर्वोत्तम गुण सक्रिय होते हैं। लेखक समझाते हैं कि दूसरों की राय से किसी व्यक्ति की आत्मधारणा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। कई लोग नकारात्मक टिप्पणियों, निर्णयों या तुलनाओं को ही अपना आदर्श मान लेते हैं। इससे उनकी मानसिक नींद कमजोर हो जाती है। महान विचारक आलोचना को सच्चाई का नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों का प्रतिबिंब मानते हैं। वे बाहरी प्रतिक्रियाओं को छानकर केवल वही चुनते हैं जो उनके विकास में सहायक हो। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि लोग अवचेतन रूप से दूसरों को यह सिखाते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जब कोई व्यक्ति गरिमा और आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करता है, तो दूसरे भी सम्मानपूर्वक प्रतिक्रिया देते हैं। जब कोई व्यक्ति अनिश्चित या क्षमाप्रार्थी भाव से व्यवहार करता है, तो दूसरे इसे उस पर हावी होने या उसे खारिज करने का संकेत मानते हैं। आत्मसम्मान बाहरी सम्मान अर्जित करने की दिशा में पहला कदम है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि मन एक शक्तिशाली मूर्तिकार है। हर विचार व्यक्तित्व को आकार देता है। एक सशक्त और सक्षम व्यक्तित्व के निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऐसे विचार सोचने चाहिए जो उन्हें कमजोर करने के बजाय सशक्त बनाएं। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं इसके योग्य हूं जैसे विचार एक ऐसी आंतरिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं जो सफलता को प्रोत्साहित करती है। वहीं मैं पर्याप्त नहीं हूं या मैं इसे संभाल नहीं सकता जैसे विचार एक आंतरिक बाधा उत्पन्न करते हैं जो प्रगति को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। अध्याय का समापन इस बात की याद दिलाते हुए होता है कि चरित्र निर्माण की शुरुआत विचारों को गढ़ने से होती है। जब कोई व्यक्ति सफलता के लिए नियत व्यक्ति की तरह सोचता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है और अपनी योग्यता पर विश्वास रखता है, तो वह धीरे धीरे वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं, और अपने विचारों को उन्नत करके आप अपने पूरे जीवन को उन्नत करते हैं। अध्याय 7 अपने परिवेश का प्रबंधन करें। अपने साथ रहने वाले लोगों के माध्यम से विकास करें। इस अध्याय में लेखक एक गहन सत्य पर जोर देते हैं। किसी व्यक्ति का परिवेश उसकी सोच के आकार को निर्धारित करता है। बाहरी परिवेश, विशेषकर वे लोग जिनसे व्यक्ति नियमित रूप से मिलता जुलता है, मानसिकता, महत्वाकांक्षा और विश्वास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बड़ी सोच रखने के लिए व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा वातावरण चुनना चाहिए जो विकास को प्रोत्साहित करे, न कि ऐसा वातावरण जो सीमाओं को बढ़ावा दे। अध्याय की शुरुआत इस बात से होती है कि लोग अपने आसपास के लोगों से मनोवृत्ति ग्रहण करते हैं। आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा, आशावाद, भय और संदेह, ये सभी संक्रामक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना अधिकांश समय ऐसे व्यक्तियों के साथ बिताता है जो शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, जिम्मेदारी से बचते हैं या औसत दर्जे से संतुष्ट रहते हैं, तो वह धीरे धीरे इन लक्षणों को आत्मसात कर लेता है। मन उस भावनात्मक वातावरण के अनुरूप ढल जाता है जिसके संपर्क में वह आता है।
इसलिए महान विचारक अपने वातावरण की बड़ी सावधानी से रक्षा करते हैं। लेखक विचारों के वातावरण की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। कुछ वातावरणों में नकारात्मक प्रभावों के हावी होने के कारण सपने सिकुड़ जाते हैं। यह अवास्तविक है, ऊंचे लक्ष्य मत रखो, या हम जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते जैसी टिप्पणियां आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं। ये वातावरण लोगों को नीचे की ओर खींचते हैं। इसके विपरीत विकासोन्मुखी वातावरण व्यक्तियों को बड़े सपने देखने, साहसी कार्य करने और स्वयं से अधिक अपेक्षा रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि किसी व्यक्ति के संवाद का वातावरण उसकी सोच की दिशा निर्धारित करता है। जो लोग विचारों, अवसरों, महत्वाकांक्षाओं और प्रगति पर चर्चा करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से रचनात्मकता और प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं। वहीं जो लोग मुख्य रूप से गपशप, समस्याओं या शिकायतों पर बात करते हैं, वे ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। बड़े विचारक अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो रचनात्मक और प्रगतिशील संवाद में संलग्न होते हैं। लेखक बताते हैं कि अपने परिवेश को बेहतर बनाने के लिए अक्सर आरामदेह दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। कई लोग महत्वाकांक्षी न होने वाले व्यक्तियों से घिरे रहते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति, आलोचना या परिचित माहौल खोने का डर होता है। लेकिन विकास शायद ही कभी परिचित परिवेश में होता है। बड़े विचारक सक्रिय रूप से सलाहकारों, नेताओं, नवप्रवर्तकों या ऐसे किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाते हैं जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हो। ये व्यक्ति अपेक्षाओं को बढ़ाते हैं और संभावनाओं का विस्तार करते हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि सफलताोन्मुख लोग मानसिक उत्थानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। जब आप उनके साथ समय बिताते हैं तो वे अपने दृष्टिकोण, मानकों और कार्यशैली के माध्यम से आपको ऊपर की ओर ले जाते हैं। उनकी आदतों को देखकर प्रेरणा मिलती है। उनकी सोच से सीखकर आप अपनी सोच को नया रूप दे सकते हैं। वहीं नकारात्मक सोच वाले लोग लंगर की तरह कार्य करते हैं। वे संदेह, भय और बहानेबाजी को बढ़ावा देकर दूसरों को नीचे खींचते हैं। लेखक नकारात्मकता के जाल से बचने के महत्व पर भी बल देते हैं। ये ऐसे वातावरण होते हैं जो निराशावादी लोगों से भरे होते हैं और लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि क्या नहीं किया जा सकता। उनका विश्वदृष्टिकोण अतीत की असफलताओं पर आधारित होता है, न कि भविष्य की संभावनाओं पर। बड़े विचारक ऐसे लोगों के साथ बिताए जाने वाले समय को सीमित कर देते हैं या अपनी मानसिकता की रक्षा के लिए सीमाएं बना लेते हैं। यह श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का उपाय है। इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को जानबूझकर ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो विकास को प्रेरित करते हैं। इसमें पेशेवर नेटवर्क से जुड़ना, सार्थक ऑनलाइन समुदायों में भाग लेना, मार्गदर्शक खोजना या ऐसे सेमिनारों में शामिल होना शामिल हो सकता है जहां लोग साहसिक विचार रखते हैं। लेखक का कहना है कि बड़े पैमाने पर सोचने का सबसे तेज तरीका उन लोगों के साथ समय बिताना है जो पहले से ही ऐसा करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वातावरण अपेक्षाओं को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों से घिरा हो जो स्वयं से कम अपेक्षा रखते हैं, तो उसकी अपनी अपेक्षाएं भी कम हो जाती हैं। यदि वह उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से घिरा हो, तो उसके व्यक्तिगत मानदंड ऊंचे हो जाते हैं। अपेक्षाएं अदृश्य मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं जो व्यवहार को आकार देती हैं। इसलिए
अपने वातावरण को बेहतर बनाने से व्यक्ति का आंतरिक मार्गदर्शन भी बेहतर होता है। लेखक अपने परिवेश में सकारात्मक प्रभाव डालने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला, आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला और पहल करने वाला व्यक्ति सभी के लिए वातावरण को समृद्ध बनाता है। बड़े विचारक सकारात्मकता का योगदान देते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि परिवेश एक सामूहिक पारिस्थितिकी तंत्र है। अध्याय का समापन इस मुख्य संदेश को पुष्ट करते हुए होता है। वातावरण भाग्य को गढ़ने वाला एक शक्तिशाली कारक है। बड़े सपने देखने के लिए व्यक्ति को ऐसे परिवेश का चुनाव करना चाहिए जो आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और संभावनाओं को बढ़ावा दे। व्यक्ति उन लोगों जैसा बन जाता है जिनके साथ वह रहता है। इसलिए एक सकारात्मक वातावरण का चयन करना कोई विकल्प नहीं है। यह एक बड़े और अधिक सफल जीवन को प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है। अध्याय 8, अपने दृष्टिकोण को अपना सहयोगी बनाएं। बड़े परिणाम प्राप्त करने में सकारात्मकता की शक्ति इस अध्याय में लेखक एक महत्वपूर्ण सत्य पर प्रकाश डालते हैं। दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। व्यक्ति का लोगों, चुनौतियों और अवसरों के प्रति दृष्टिकोण ही निर्धारित करता है कि उसके लिए अवसर खुलेंगे या बंद। बड़े विचारक ऐसे दृष्टिकोण विकसित करते हैं जो सहयोग, विश्वास और उन्नति को आकर्षित करते हैं, जबकि छोटे विचारक नकारात्मक दृष्टिकोणों को अपने रिश्तों और लक्ष्यों को नष्ट करने देते हैं। अध्याय की शुरुआत में यह समझाया गया है कि जब शब्द नहीं बोले जाते तब भी मनोवृत्ति दिखाई देती है। लोग आत्मविश्वास, उत्साह, सम्मान और दयालुता को तुरंत पहचान लेते हैं। इसी प्रकार वे चिड़चिड़ापन, नाराजगी, आलस्य या निराशा को भी भांप लेते हैं, भले ही कोई इसे छिपाने की कोशिश करे। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति निरंतर संकेत प्रसारित करती है और ये संकेत दूसरों की प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय का मुख्य विषय यह है कि सफलता अकेले हासिल नहीं होती। लोग ऐसे व्यक्तियों का समर्थन, प्रोत्साहन और सहयोग करना पसंद करते हैं जिनका दृष्टिकोण सकारात्मक और रचनात्मक हो। सकारात्मक दृष्टिकोण दूसरों को प्रेरित करता है, यह सद्भावना पैदा करता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। दूसरी ओर नकारात्मक दृष्टिकोण अवसरों को दूर भगाता है। यहाँ तक कि उच्च कुशल व्यक्ति भी तब संघर्ष करते हैं जब उनका दृष्टिकोण टकराव या अविश्वास पैदा करता है। लेखक बताते हैं कि महान विचारक 3 प्रमुख दृष्टिकोणों को विकसित करते हैं: दूसरों के प्रति दृष्टिकोण, स्वयं के प्रति दृष्टिकोण और दुनिया के प्रति दृष्टिकोण। सबसे पहले वे दूसरों के साथ आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। वे समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है और दूसरों में सच्ची रुचि दिखाने से मजबूत संबंध बनते हैं। जब लोग सम्मानित महसूस करते हैं तो वे सहयोग करते हैं। बड़े विचारक दूसरों को नीचा दिखाने या उनकी आलोचना करने से बचते हैं क्योंकि नकारात्मकता से व्यक्ति का प्रभाव कम होता है। दूसरा, वे आत्मविश्वास का भाव बनाए रखते हैं। वे अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और सफलता की उम्मीद के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं। यह आंतरिक आत्मविश्वास उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और दूसरों में भी विश्वास जगाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं पर संदेह करता है तो दूसरे भी उस संदेह को महसूस करते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसा चक्र बन जाता है जो स्वयं को मजबूत करता है। जितना अधिक कोई व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है,
उतना ही अधिक दूसरे उस पर विश्वास करते हैं। तीसरा, उनका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। वे अच्छे परिणामों की उम्मीद रखते हैं। वे चुनौतियों को अस्थायी और हल करने योग्य मानते हैं। वे असफलताओं से सबक सीखते हैं। यह मानसिकता उन्हें शांत, दृढ़ और अनुकूलनीय रहने में मदद करती है। नकारात्मक सोच लगातार तनाव पैदा करती है और स्पष्ट चिंतन में बाधा डालती है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू उत्साह की भूमिका से संबंधित है। उत्साह का अर्थ शोर मचाना या दिखावा करना नहीं है। यह वास्तविक ऊर्जा और रुचि है। लेखक उत्साह को सफलता का चुंबक बताते हैं क्योंकि यह दूसरों को भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। उत्साही लोग कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे प्रेरणा जगाते हैं। वे कठिनाइयों को प्रबंधनीय बना देते हैं। महान विचारक जानबूझकर उत्साह का विकास करते हैं, भले ही परिस्थितियां अनुकूल न हो। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार दृष्टिकोण संचार को प्रभावित करता है। जो लोग स्नेह, कृतज्ञता और स्पष्टता के साथ संवाद करते हैं, वे जल्दी ही विश्वास कायम कर लेते हैं। वहीं जो लोग व्यंग्य, अधीरता या उपेक्षापूर्ण लहजे में संवाद करते हैं, वे अनावश्यक संघर्ष उत्पन्न करते हैं। लेखक पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे सोच समझकर बोलें। ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो मनोबल बढ़ाए, न कि ठेस पहुंचाए, और भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दें। यहाँ प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि दृष्टिकोण को चुना जा सकता है। यह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। लोग अक्सर कहते हैं कि उनका दृष्टिकोण उनके साथ घटित होने वाली घटनाओं से बनता है, लेकिन महान विचारक इसके विपरीत समझते हैं। परिस्थितियां उस दृष्टिकोण के आधार पर अर्थ प्राप्त करती हैं जो उनके प्रति अपनाया जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण चुनने से व्यक्ति को अपने परिवेश पर नियंत्रण प्राप्त होता है, बजाय इसके कि परिवेश उसकी भावनाओं को नियंत्रित करे। लेखक इस विचार को पुष्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति का रवैया ही उसकी सफलता का आधार होता है। सकारात्मक सोच वाले लोग करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में तेजी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां सफलता पनप सकती है। नकारात्मक सोच वाले लोगों में प्रतिभा तो हो सकती है, लेकिन उनका रवैया उनके अवसरों को सीमित कर देता है। अध्याय का समापन इस कथन के साथ होता है कि बड़े सपने देखने के लिए ऐसे दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जो विस्तार प्रदान करें, न कि सीमित करें। जब कोई व्यक्ति सम्मान, आत्मविश्वास, उत्साह और आशावाद पर आधारित दृष्टिकोण विकसित करता है, तो वह ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसका दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से समर्थन करना चाहते हैं। दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षा के बीच यह सामंजस्य असाधारण सफलता की नींव रखता है। अध्याय 9, लोगों के प्रति सही सोच रखें। सफलता के लिए मानवीय समझ आवश्यक है। इस अध्याय में लेखक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। सफलता काफी हद तक लोगों के साथ अच्छे से काम करने की क्षमता पर निर्भर करती है। कोई व्यक्ति कितना भी कुशल या प्रतिभाशाली क्यों न हो, यदि वह विश्वास अर्जित नहीं कर सकता, सहयोग स्थापित नहीं कर सकता और सद्भावना उत्पन्न नहीं कर सकता, तो उसकी प्रगति सीमित रहेगी। लोगों के प्रति सही दृष्टिकोण रखना, उन्हें बाधा के बजाय सहयोगी के रूप में देखना बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अध्याय की शुरुआत इस विचार से होती है कि लोग ही अवसरों का सेतु हैं। हर पदोन्नति, साझेदारी, निवेश या उन्नति में अन्य मनुष्य शामिल होते हैं।
जब कोई व्यक्ति दूसरों को समझता और उनकी सराहना करता है तो उसे स्वाभाविक रूप से समर्थन प्राप्त होता है। जब वे दूसरों को गलत समझते हैं, उनकी आलोचना करते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो अवसर लुप्त हो जाते हैं। महान विचारक लोगों के प्रति निर्णय लेने की बजाय सम्मान और जिज्ञासा की भावना रखते हैं। लेखक के अनुसार लोगों के प्रति सही सोच का आधार सहानुभूति है। सहानुभूति से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझ पाता है और उसकी प्रेरणाओं, चुनौतियों और इच्छाओं को जान पाता है। जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसे समझा जा रहा है, तो वह विश्वास और सहयोग के साथ प्रतिक्रिया करता है। संकीर्ण सोच वाले लोग सहानुभूति को नजरअंदाज करते हैं और केवल अपनी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोग पहचान मिलने पर ही फलते फूलते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें महत्व दिया जाए, उनकी सराहना की जाए और उन पर ध्यान दिया जाए। एक साधारण सी प्रशंसा भी किसी के मनोबल को बढ़ा सकती है और रिश्ते को मजबूत कर सकती है। संकीर्ण सोच वाले लोग अक्सर इस मानवीय सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। वे दूसरों को हल्के में लेते हैं या केवल उनकी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूरदर्शी लोग जानबूझकर दूसरों की खूबियों और योगदानों को खोजते हैं और सच्ची प्रशंसा के माध्यम से सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि बहस से बचना बेहद जरूरी है। बहस से अक्सर समाधान नहीं निकलते, बल्कि इससे प्रतिरोध पैदा होता है। जब व्यक्ति को लगता है कि उस पर हमला किया जा रहा है या उसे गलत साबित किया जा रहा है, तो वह रक्षात्मक हो जाता है, भले ही दूसरे व्यक्ति का तर्क सही हो। बड़े विचारक टकराव के बजाय समझाने बुझाने का रास्ता चुनते हैं। वे बल प्रयोग के बजाय धैर्य से चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। यह तरीका रिश्तों को बचाए रखता है और बेहतर परिणाम देता है। एक और महत्वपूर्ण संदेश सक्रिय श्रवण का महत्व है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी दखल, आलोचना या खंडन की तैयारी के पूरी तरह से सुनता है, तो वह सार्थक संवाद के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाता है। सुनने से बोलने की तुलना में अधिक तेजी से विश्वास बनता है। कई लोग खुद को साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन बड़े विचारक समझने के लिए सुनते हैं। यही बात उन्हें अधिक प्रभावी संचारक और समस्या समाधानकर्ता बनाती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि लोगों की कुछ भावनात्मक जरूरतें होती हैं जो उनके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इन जरूरतों में सम्मान, महत्व और क्षमता की भावना शामिल है। जब नेता या सहकर्मी दूसरों की इन भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं, तो सहयोग स्वाभाविक हो जाता है। जब वे इन जरूरतों का उल्लंघन करते हैं, तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है। महान विचारक भावनात्मक संकेतों पर ध्यान देते हैं और लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उनकी गरिमा बनी रहे। इस अध्याय का एक प्रमुख विषय है दूसरों को लेबल लगाने या रूढ़िबद्ध करने की आदत से बचना। लेबल समझ को सीमित करते हैं और गलत धारणाएं पैदा करते हैं। महान विचारक लोगों को श्रेणियों में नहीं, बल्कि व्यक्तियों के रूप में देखते हैं। वे अपने पूर्व अनुभवों या पूर्वाग्रहों को यह तय नहीं करने देते कि वे किसी के साथ कैसा व्यवहार करें। वे दूसरों को अपनी ताकत और क्षमता प्रकट करने का मौका देते हैं। लेखक यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि लोग अक्सर अपने प्रति दिखाए गए व्यवहार को ही प्रतिबिंबित करते हैं। मैत्रीपूर्ण व्यवहार से मैत्रीपूर्ण व्यवहार उत्पन्न होता है।
सम्मान से सम्मान उत्पन्न होता है, शत्रुता से शत्रुता उत्पन्न होती है। यदि कोई सकारात्मक संबंध चाहता है तो उसे सकारात्मकता की पहल करनी होगी। महान विचारक इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का सचेत रूप से उपयोग करते हैं और दयालुता और खुलेपन के माध्यम से आपसी संबंधों को आकार देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुश्किल लोगों से निपटने के लिए निराशा के बजाय शांत रहना सीखें। लेखक बताते हैं कि भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से मुश्किल लोगों को नियंत्रण मिल जाता है। धैर्य और स्पष्टता से जवाब देने से शक्ति बनी रहती है। बड़े विचारक तब भी शांत रहते हैं जब दूसरे तर्कहीन व्यवहार करते हैं। यह शांति उनके प्रभाव को बढ़ाती है। यह अध्याय लोगों को एक ऐसी प्रतिष्ठा देने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है जिसके अनुरूप उन्हें जीना पड़े। जब आप किसी की क्षमता पर विश्वास व्यक्त करते हैं तो वे अक्सर उस अपेक्षा पर खरे उतरते हैं। प्रोत्साहन एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी बन जाता है। संकीर्ण सोच वाले लोग इसके विपरीत करते हैं। वे कमियों को उजागर करते हैं और संदेह को बढ़ावा देते हैं, जिससे प्रदर्शन में गिरावट आती है। यह अध्याय एक स्पष्ट संदेश के साथ समाप्त होता है। लोगों को समझना, उनका सम्मान करना और उन्हें आगे बढ़ाना बड़ी सफलता की आधारशिला है। लोगों के प्रति सही सोच रखने से निष्ठावान संबंध, मजबूत साझेदारी और अनंत अवसर उत्पन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों को अपनी यात्रा में मूल्यवान सहयोगी मानता है तो उसका दायरा विस्तृत होता है और सफलता की उसकी क्षमता भी बढ़ती जाती है। अध्याय 10 कार्रवाई की आदत डालें। बड़े विचारों के लिए साहसिक कार्यों की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में लेखक एक निर्णायक सत्य प्रस्तुत करते हैं। केवल विचार ही सफलता नहीं दिलाते, सफलता कर्म से ही मिलती है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं और कल्पनाएं करते हैं, फिर भी कभी आगे नहीं बढ़ते। महान विचारक बेहतर विचारों से नहीं, बल्कि अपने विचारों पर कर्म करने से ही अपनी पहचान बनाते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि कर्म ही आकांक्षा और उपलब्धि के बीच का सेतु है। लेखक शुरुआत में ही समझाते हैं कि असफलता का भय ही कर्म का सबसे बड़ा शत्रु है। कई लोग कोई कदम उठाने से पहले सही समय, उत्तम योजना या पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन पूर्णता एक भ्रम है। परिस्थितियां कभी भी दोषरहित नहीं हो सकती। बड़े विचारक अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं और फिर भी कार्य करते हैं, इस विश्वास के साथ कि गति उन्हें आगे बढ़ाएगी। इसके विपरीत छोटे विचारक झिझक को निष्क्रियता में तब्दील होने देते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि कर्म से आत्मविश्वास बढ़ता है, जबकि निष्क्रियता से संदेह उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति कोई कदम उठाता है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, तो उसके मन को यह प्रमाण मिलता है कि प्रगति संभव है। इससे विश्वास मजबूत होता है और अगला कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। जब कोई व्यक्ति कर्म से बचता है तो उसकी कल्पना भय और अतिरंजित समस्याओं से खालीपन भरने लगती है। निष्क्रियता भय को पनपने का अवसर देती है। कर्म भय को कम करने के लिए विवश करता है। लेखक शीघ्र शुरुआत करने के महत्व पर बल देते हैं। बड़े विचारक हर छोटी बड़ी बात के व्यवस्थित होने का इंतजार नहीं करते। वे अपने पास मौजूद संसाधनों से ही शुरुआत करते हैं। वे रास्ते में ही बदलाव करते जाते हैं। वे करके सीखते हैं। छोटे विचारक विश्लेषण, शोध और भविष्यवाणी करने में समय बर्बाद करते हैं।
यहाँ तक कि अवसर हाथ से निकल जाने का इंतजार भी करते हैं। लेखक कहते हैं कि पूरी लगन से लागू की गई औसत योजना हमेशा उस उत्तम योजना से बेहतर प्रदर्शन करती है जिसे कभी शुरू ही न किया गया हो। इस अध्याय का एक और सशक्त विचार यह है कि क्रिया से समाधान उत्पन्न होते हैं। कई लोग मानते हैं कि उन्हें हर समस्या का समाधान पहले ही करना चाहिए। लेखक इसके विपरीत बात बताते हैं। अधिकांश समाधान क्रिया शुरू होने के बाद ही मिलते हैं। गति से स्पष्टता आती है, प्रगति से अगला कदम पता चलता है। बिना क्रिया किए उत्तरों की प्रतीक्षा करने से केवल ठहराव ही आता है। महान विचारक पहले क्रिया करने और फिर अनुभव के माध्यम से उसे परिष्कृत करने की प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। इस अध्याय में कार्यों को तुरंत निपटाने की आदत का विश्लेषण किया गया है। टालमटोल को महत्वाकांक्षा का मुख्य हत्यारा बताया गया है। हर बार जब कोई व्यक्ति कार्य में देरी करता है तो वह कार्य मानसिक रूप से बोझिल हो जाता है। बड़े विचारक चीजों को तुरंत करने की आदत अपनाते हैं, जैसे कॉल करना, संदेश भेजना, परियोजना शुरू करना, समस्या का समाधान करना। यह आदत अनुशासन को मजबूत करती है और मानसिक गति प्रदान करती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि किसी भी कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उद्देश्य होने पर ऊर्जा बढ़ती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों से प्रेरित होता है तो वह स्वाभाविक रूप से तेजी से आगे बढ़ता है। उद्देश्य की कमी होने पर सरल कार्य भी बोझिल लगने लगते हैं। बड़ा सोचना व्यक्ति को भावनात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कार्य बोझिल लगने के बजाय सार्थक हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई में जोखिम आवश्यक है, लेकिन लापरवाही भरा जोखिम नहीं। बड़े विचारक सोच समझकर जोखिम उठाते हैं। वे मूलभूत बातों का अध्ययन करते हैं, निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। छोटे विचारक विकल्पों के बीच उलझे रहते हैं, कोई निर्णय लेने से डरते हैं। यह अनिर्णय समय बर्बाद करता है और आत्मविश्वास को कमजोर करता है। कार्रवाई भले ही अपूर्ण हो, अंतहीन विचार विमर्श से हमेशा अधिक मूल्यवान होती है। यह अध्याय प्रेरणा का इंतजार करने के खिलाफ चेतावनी देता है। लेखक का कहना है कि प्रेरणा क्रिया के बाद आती है, न कि इसके विपरीत। जब कोई व्यक्ति काम शुरू करता है तो उत्साह स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, लेकिन जब कोई तैयार महसूस करने का इंतजार करता है तो वह शायद ही पहला कदम उठाता है। महान विचारक समझते हैं कि अनुशासन प्रेरणा से कहीं अधिक विश्वसनीय है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सफल लोग छोटी और बड़ी दोनों ही बातों में तत्पर रहते हैं। वे अपने वादे निभाते हैं, काम पूरा करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं और कुशलतापूर्वक निर्णय लेते हैं। ये छोटे छोटे गुण उनकी प्रभावी व्यक्तित्व को और मजबूत बनाते हैं। जो लोग छोटी छोटी बातों में देरी करते हैं वे अक्सर बड़ी बातों में भी देरी करते हैं। निष्क्रियता की आदत उनकी पहचान बन जाती है। लेखक इस अध्याय का समापन एक सशक्त संदेश के साथ करते हैं। जीवन उन्हीं को पुरस्कृत करता है जो कर्म करते हैं। विचार तभी मूल्यवान होते हैं जब उन्हें अमल में लाया जाता है। सपने तभी साकार होते हैं जब उनका पीछा किया जाता है। अवसर तभी मिलते हैं जब प्रयास शुरू होता है। सफलता प्राप्त करने वालों और केवल इच्छा रखने वालों के बीच का अंतर है साहसपूर्वक और निरंतर कार्य करने की तत्परता। बड़े सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करना भी जरूरी है।
जब कोई व्यक्ति त्वरित, निर्णायक और आत्मविश्वासपूर्ण कार्रवाई की आदत विकसित कर लेता है तो वह असाधारण सफलता की ओर ले जाने वाली गति प्राप्त कर लेता है। अध्याय 11 एक नेता की तरह कैसे सोचें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि नेतृत्व केवल पद या उपाधियों तक सीमित नहीं है। सच्चा नेतृत्व मानसिकता से शुरू होता है, विशेष रूप से जिम्मेदारी, दूरदृष्टि और सेवा की मानसिकता से। बड़े विचारक स्वाभाविक रूप से नेता बनते हैं क्योंकि वे संभावनाओं को देखते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं और परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं। लेखक उन मानसिक पैटर्न का विश्लेषण करते हैं जो प्रभावी नेताओं को सामान्य व्यक्तियों से अलग करते हैं। लेखक इस बात से शुरुआत करते हैं कि नेतृत्व अधिकार में नहीं बल्कि प्रभाव में निहित है। एक नेता वह होता है जिसका अनुसरण दूसरे स्वेच्छा से करते हैं क्योंकि वे उसके मार्गदर्शन, मूल्यों और आत्मविश्वास पर भरोसा करते हैं। नेतृत्व आंतरिक शक्ति से विकसित होता है, बाहरी उपाधियों से नहीं। कोई भी व्यक्ति पद की परवाह किए बिना इस अध्याय में वर्णित आदतों को अपनाकर एक नेता की तरह सोच सकता है। यहाँ मुख्य विचार यह है कि नेता समस्याओं के बजाय समाधानों के बारे में सोचते हैं। चुनौतियां आने पर संकीर्ण सोच वाले लोग शिकायत करते हैं, दोषारोपण करते हैं या पीछे हट जाते हैं। नेता शांत रहते हैं, स्थिति का विश्लेषण करते हैं और रचनात्मक समाधान खोजते हैं। जब दूसरे घबरा जाते हैं तब भी मानसिक स्पष्टता बनाए रखने की यह क्षमता नेतृत्व का एक विशिष्ट गुण है। अनिश्चितता के क्षणों में स्थिरता लाने वालों का लोग स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि नेता जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। वे बहाने नहीं बनाते, वे परिस्थितियों को दोष नहीं देते और न ही भाग्य पर निर्भर रहते हैं। लेखक के अनुसार जिम्मेदारी सशक्त बनाती है क्योंकि यह व्यक्ति को नियंत्रण वापस उसके हाथों में देती है। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह परिणामों के लिए जिम्मेदार है तो वह सक्रिय और रचनात्मक बन जाता है। जब वह यह मानता है कि परिस्थितियां उसे नियंत्रित करती हैं तो वह निष्क्रिय हो जाता है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि नेता दूसरों के विकास के बारे में सोचते हैं। वे समझते हैं कि सहयोग से ही सफलता बढ़ती है। एक नेता अपने आसपास के लोगों को सिखाने, मार्गदर्शन करने और उनका मनोबल बढ़ाने में समय लगाते हैं। संकीर्ण सोच वाले लोग प्रतिस्पर्धा से डरते हैं। नेता योग्यता का स्वागत करते हैं। वे जानते हैं कि दूसरों को सशक्त बनाने से टीम मजबूत होती है और संभावनाओं का दायरा बढ़ता है। इस अध्याय में बताया गया है कि नेता स्पष्टता से संवाद करते हैं। वे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो आशा, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास जगाते हैं। वे नकारात्मक भाषा, गपशप और विनाशकारी आलोचना से बचते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि लोग नेताओं का अनुसरण इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति से उन्हें ऊर्जा मिलती है। नेता ऐसा भावनात्मक वातावरण बनाते हैं जहां दूसरे खुद को सक्षम और मूल्यवान महसूस करते हैं। एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि नेता साहस के साथ कार्य करते हैं। वे असहज परिस्थितियों में भी निर्णय लेते हैं। जब दूसरे हिचकिचाते हैं तब वे आगे बढ़ते हैं। वे रचनात्मक जोखिम उठाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि विकास में हमेशा अनिश्चितता निहित होती है। लेखक बताते हैं कि नेतृत्व के लिए चुनौतियों का सामना करने की इच्छा शक्ति आवश्यक है और इसके लिए उन्हें डर के आगे झुकना नहीं चाहिए।
इस अध्याय में दूरदृष्टि के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। नेता कई कदम आगे की सोचते हैं। वे न केवल वर्तमान स्थिति को देखते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। यह दूरदृष्टि एक दिशा सूचक का काम करती है, जो निर्णयों और कार्यों को निर्देशित करती है। लेखक का कहना है कि बड़े विचारक नेता बनते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क व्यापक स्तर पर कार्य करता है। वे बेहतर संभावनाओं की कल्पना करते हैं और दूसरों को उन्हें बताया गया है कि किस प्रकार दृष्टिकोण संचार को